नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और बहुत विलंब हो रहा है वीडियो के लिए। ये बहुत व्यस्तता की समस्या है। आप समझ सकते हैं कि अधिक व्यस्तता की वजह से हम वीडियो बहुत जल्दी-जल्दी नहीं बना पा रहे हैं। हालाँकि कमेंट्स में आप लोगों के आग्रह बार-बार मिल रहे हैं मुझे। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँ। इसी श्रृंखला में ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रहण योग। ग्रहण योग सूर्य से भी बनता है, चंद्रमा से भी बनता है। आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा से ग्रहण योग का बारे में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में आपको सूर्य से बनने वाले ग्रहण योग के बारे में बताऊंगा। चंद्रमा चंद्रमा अगर कहीं भी है और चंद्रमा के साथ कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठ जाए तो ग्रहण योग होता है। चंद्रमा के साथ यदि केतु बैठ जाए तो भी ग्रहण योग होता है। चंद्रमा पर यदि राहु की दृष्टि हो पूर्ण तब भी, और चंद्रमा पर यदि केतु की दृष्टि हो तब भी ऐसा योग बनेगा। इसका स्तर भी इसी प्रकार का है। अब यहां आपको यह समझना होगा क्या ये सभी एक ही प्रकार के होंगे? नहीं, इसमें भिन्नता होगी। और ग्रहण योग के गुण या दोष को समझने से पहले आपको ग्रहण योग की जो आपकी क्षमता है उसको समझना होगा कि ग्रहण योग है क्या, ग्रहण योग बनता कैसे है और कितने प्रकार का हो सकता है। ग्रहण योग, चंद्रमा प्रकाश का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा विचारशीलता का कारक है और जलीय तत्व है। राहु अंधकार का कारक है। तो प्रकाशित वस्तु को अंधकार का ग्रास जाना यही ग्रहण है। तो ग्रहण माने आपके ज्ञान पर ग्रहण लग जाना, और यह अंधकार से होगा। अंधकारतम प्रकृति के दो ग्रह हैं, अंधकार के रूप दो हैं, एक राहु और केतु। अब यदि चंद्रमा राहु से ग्रस्त हो, अगर हम इसे ग्रेडिंग करें तो सबसे पहले नंबर 1 का ये ग्रहण बनेगा चंद्रमा और राहु का। ये सबसे प्रबलतम ग्रहण योग होगा और सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देने वाला भी यही होगा। अब यहां भी हमें एक ध्यान रखना है कि राहु की स्थिति कैसी है। यदि यहां राहु शुभ प्रभाव वाला है, आप अलग अलग विचार करें चंद्रमा का और राहु का। यदि चंद्रमा तो दूषित हो ही गया राहु के साथ बैठकर, लेकिन यदि राहु यहां शुभ फली हुआ और शुभ दृष्ट भी हुआ, शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि भी हो, तो यहां ग्रहण योग बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा। केवल चंद्रमा के साथ राहु होने के कारण व्याकुलता एक बनी रहेगी मन में। बस एक व्याकुलता के प्रभाव को छोड़ दें, अन्य किसी प्रकार का बुरा प्रभाव यहां दिखाई नहीं देगा। अब यदि चंद्रमा बहुत ही अशुभ प्रभाव वाले, पाप बल वाले राहु के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में यहां राहु जो है बहुत बुरी तरह से चंद्रमा को ग्रास लेगा, चंद्रमा को बुरी तरह से पीड़ित करेगा, और इस स्थिति में ग्रहण योग का सबसे बुरा प्रभाव आपको दिखाई देगा। अब नंबर 2 स्थिति रहेगी यदि चंद्रमा केतु के साथ है। चंद्रमा केतु के साथ होने पर यहां भी ग्रहण योग बनेगा। इस स्थिति में निश्चित रूप से चंद्रमा पीड़ित होगा, किंतु फिर से केतु पर विचार करना है। केतु की शुभत्व कितना है? यदि केतु में शुभत्व हुआ, हालांकि केतु पाप ग्रह है, थोड़ा प्रभाव तो देगा ही, राहु भी पाप ग्रह है, थोड़ा प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन यदि इनमें शुभत्व है तो यहां विशेष बात यह रहेगी कि केतु का बहुत बुरा प्रभाव चंद्रमा पर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बहुत न्यून स्तर का होगा। अगर हम इसको ग्रेड दें तो ये नंबर 2 का है।
अब ये दोनों तो निश्चित रूप से ग्रहण योग है। चंद्रमा को राहु देख रहा है, चंद्रमा को केतु देख रहा है। कुछ लोग इसे भी ग्रहण योग की श्रेणी में लेते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इसे ग्रहण योग की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह केवल चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि है, ऐसा ही माना जाना चाहिए। तो इन दोनों पर हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और केतु, यदि चंद्रमा और राहु किसी भी स्थान में बैठे हैं, ये ध्यान नहीं देना है, हमें कुंडली में सिर्फ ये देखना है कि क्या चंद्रमा और राहु इकट्ठे हो गए हैं। यदि चंद्रमा और राहु इकट्ठे हो गए हैं, अब चंद्रमा जितना ज्यादा पाप पीड़ित होगा, ग्रहण योग उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। जब आपने तय कर लिया है कि किसी कुंडली में ग्रहण योग है, चंद्रमा और राहु हैं, अब आपको दूसरी चीज पर विचार करना है कि चंद्रमा और राहु जब भी साथ हैं, या चंद्रमा और केतु जब भी साथ हैं, इनके बीच डिग्री वाइज कितना अंतर है। अगर एक अंश पर बैठा है, दूसरा उसी राशि के 28 अंश पर बैठा है, तो यहां आपको ग्रहण योग का बहुत विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देगा। इनके बीच जितनी ज्यादा नजदीकी होगी, जितना ये निकटस्थ होंगे, उतना ही ग्रहण योग का प्रभाव प्रबल होता जाएगा। तो आपको इन दोनों की अंशगत दूरी अवश्य देख लेनी है। डिग्री वाइज जो दूरी है इनकी, वो जरूर देख लेनी है। अब अगर अंशगत दूरी बहुत कम है, ये दोनों एक ही डिग्री पर हैं, तो ये सबसे प्रबल प्रभाव देगा। तो ग्रहण योग का सबसे बुरा प्रभाव तब होगा जब राहु और चंद्रमा बिल्कुल पास हो, उनमें केवल एक अंश की दूरी हो, या तो बिल्कुल वो एक ही डिग्री पर हों दोनों। तो यहां ये विशेष रूप से प्रभाव देगा। चंद्रमा राहु जितना निकट, उतना चंद्रमा पर प्रभाव बढ़ता चला जाएगा राहु का। जितना ग्रहण योग का प्रभाव चंद्रमा और राहु का होगा, उतना चंद्रमा और केतु का नहीं होगा। उसकी तुलना में चंद्रमा और केतु का प्रभाव काफी कम होगा। तो यहां हम ये भी समझे कि ये ग्रहण योग द्वितीय स्तर का ग्रहण योग है। सबसे बली ग्रहण योग कब है? जब चंद्रमा राहु के साथ बैठा है। अगर चंद्रमा केतु के साथ है तो प्रभाव तो होगा, किंतु कम होगा। अब हम यहां दोनों को देखें तो राहु क्या है? राहु को कहा जाता है माया। राहु मायावादी ग्रह है, और केतु, यहां पर केतु निवृत्ति या फिर वैराग्यवादी ग्रह है। अब जितना ये शुभ अशुभ हो जाएगा, उतना ही वैराग्य स्थिति या निवृत्ति स्थिति को शुभ होने पर शुभ दिशा में और अशुभ होने पर अशुभ दिशा में आगे बढ़ाएगा। राहु मायावादी है, जितना राहु शुभ होगा उतना माया के प्रति शुभत्व लाएगा, और जितना राहु अशुभ होगा उतना माया के प्रति अशुभत्व लाएगा। अब मन जो है वो माया से ग्रस्त हुआ। यहां हमें राहु की शुभता देखनी होगी। राहु की शुभता मन में मायावाद को बल देगी। ये मायावाद बहुत बुरा होगा अगर राहु अशुभ हुआ तो, क्योंकि मायावाद बुरा है, राहु के कारण ग्रास कर लिया गया है। लेकिन यदि ये चंद्रमा की स्थिति हुई, यदि यहां केतु की स्थिति है, तो ये निवृत्तिवाद है, छोड़ देना, वृत्तियों को त्यागना। केतु बुरा है तो बुरे तरीके से होगा, अच्छा है तो सांसारिक स्थिति को छोड़कर वैराग्य की ओर ले जाएगा और आध्यात्मिक उन्नति करा देगा। तो ये दोनों में बहुत अलग अलग बातें। सबसे पहले मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, चंद्रमा में राहु जो है, सबसे पहले आपको देखना कि चंद्रमा राहु साथ है, फिर उनकी दूरी देखनी है, फिर राहु और चंद्रमा के शुभत्व पर विचार करना है। अब अगर आप ये समझ गए हैं कि सब स्थितियां बन गई हैं, चंद्रमा राहु साथ भी हैं, बहुत पास हैं, राहु भी अशुभ प्रभाव में है, चंद्रमा उससे क्षीण बहुत हो गया है, और चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की, खासतौर पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर मैक्सिमम प्रभाव दिखाई देगा। अब ये किस किस को ग्रहण योग किन किन चीजों को प्रभावित करेगा, इसमें हम अगर स्तर वाइज बात करें तो सबसे पहले तो आपको प्रभावित होगा, चंद्रमा मन है तो सबसे पहले मन प्रभावित होगा। राहु ने मन को ग्रास लिया है, तो मन जब प्रभावित होगा तो मन बेचैन होगा। मन में बेचैनी हमेशा बनी रहेगी, व्याकुलता सी बनी रहेगी, मन शांत नहीं हो पाएगा, वैचारिक स्थिरता नहीं आएगी, हमेशा उधेड़ बुन में लगे रहेंगे।
मन में एक व्याकुलता बनी रहेगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि राहु का बल बढ़ता है आयु के साथ, तो ऐसे व्यक्ति में मानसिक व्याकुलता आयु के साथ बढ़ती चली जाएगी, एक स्थिति। दूसरा, व्यापार को अस्थिर करता है, क्योंकि जब मन आपका स्थिर नहीं है तो व्यापारिक स्थिरता जो है वो दोनों संबंधित है। तो राहु मन को स्थिर नहीं होने देगा तो आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा, और जब आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी तो आपके मन में बेचैनी, विकलता बढ़ जाएगी। ये दूसरी स्थिति। तीसरा, ये व्याकुलता को बढ़ाता है। हमेशा व्याकुलता एक बनी रहती है, एक बेचैनी, भाग जाने की, घूमने फिरने की अधिक ज्यादा बनती है। फिर राहु और केतु संघर्ष का उदय करता है, तो उस स्थिति में एक दूसरी स्थिति और आती है कि ऐसे व्यक्ति को अति परिश्रम करना पड़ता है, मतलब संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। कठोर परिश्रम कराते हैं, कठोर परिश्रम के बाद भी प्रत्याशित सफलता नहीं मिलती। यहां पर राहु चंद्रमा, क्योंकि मन जो है वो रोगी हो गया है राहु के कारण, तो रोग अधिकता हो जाएगी। अब चंद्र और राहु मन में विपरीत प्रकार के विचार इकट्ठे हुए हैं, तो बार बार मतभेद होगा। माता के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। जब भी ग्रहण योग चंद्रमा के साथ बने तो ये माता का कारक है राहु या चंद्रमा, तो राहु रोग का कारक है, तो दोनों जुड़ जाने पर माता रोगी रहती है, माता अस्वस्थ रहती है, माता उद्विग्न मन की रहती है, माता को बीपी की समस्या रहती है, ये सब समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। साथ साथ मतभेद जो है वो तरह तरह के सभी लोगों से बढ़ने लगेंगे। उसके बाद अपयश, राहु अपयश बहुत कराता है, राहु मान हानि करता है। तो जैसे जैसे राहु चंद्रमा के निकटस्थ जाता है उसी तरह से मान में कमी आती है, तो ऐसे व्यक्ति बार बार बिना किसी विशिष्ट कारण के अपमानित होना पड़ता है। अब यहां हमें दूसरी स्थिति पर विचार करना चाहिए, किस भाव में बन रहा है। भाव की स्थिति के अनुसार भी उसका फल करेंगे। जैसे कि यदि चंद्रमा और राहु लग्न में हैं दोनों, अब ऐसी स्थिति में ग्रहण योग जो है चंद्रमा या केतु, चंद्रमा या राहु दोनों लग्न में हैं, तो यहां प्रभावित कौन होगा? शरीर प्रभावित होगा, रोग बढ़ेंगे, मन प्रभावित होगा, सम्मान प्रभावित होगा, यहां पर व्यक्ति की मुखाकृति प्रभावित होगी, यहां मस्तिष्क संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव में होगा तो चंद्रमा और राहु के द्वितीय भाव में, चंद्रमा और केतु के द्वितीय भाव में ग्रहण योग बनने से द्वितीय भाव नेत्र संबंधित समस्याएं बढ़ जाएंगी, वाणी संबंधित मुख रोग बढ़ जाएंगे, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तृतीय भाव में होगा तो भाई बहनों के साथ संबंध में समस्या हो जाएगी, साहस में समस्या हो जाएगी, अंदर एक डर हमेशा बना रहेगा। तो बाहर से साहसी दिखाई देगा लेकिन आंतरिक रूप से भीरू हो जाएगा स्वभाव से व्यक्ति, ठीक है। और छाती के संबंधित, गले और छाती के संबंधित रोग जो हैं वो अधिकता में होंगे। चौथे भाव में बनेगा तो यहाँ हृदय को प्रभावित करेगा, माता को प्रभावित करेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, मन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा, घर के सुख स्थिति को प्रभावित करेगा, मकान वाहन में बहुत समस्या बाधा पैदा करेगा। यहाँ पंचम भाव में बने तो संतान के साथ समस्या होगी, संतान को रोग अधिकता रहेगी, संतान अस्थिर रहेगी, संतान को लेकर हमेशा चिंताएं बनी रहेंगी। छठे भाव में बन जाए तो रोग बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे और शत्रुओं से पीड़ा बहुत मिलेगी। अगर सप्तम भाव में बन जाए तो पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आएगी, पत्नी को रोग अधिकता रहेगी या पत्नी के साथ सामंजस्य में, और डे टू डे का जो व्यापार है उसमें भी बहुत दिक्कत आएगी। दैनिक व्यापार में उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे, पार्टनरशिप में धोखेबाजी की समस्या भी ज्यादा होगी। अगर हम अष्टम भाव में देखें तो यहाँ रोग अधिकता और दुख बढ़ जाएंगे, जीवन में बहुत दुख रहेंगे। नवम भाव में बने तो पिता को पीड़ित होगा और धर्म पीड़ित होगा, धर्म में अस्थिरता रहेगी बुद्धि की, ऐसा व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति वाला जल्दी हो जाता है। अगर दशम भाव में बने तो कार्य प्रभावित होगा, पिता को प्रभावित करेगा, कार्य को प्रभावित करेगा, वैचारिक क्षमता जो है व्यक्ति की प्रभावित होगी, कार्य में हमेशा अस्थिरता बनी रहेगी, एक काम कर रहा है कभी दूसरा कर रहा है, स्थिरता से कोई भी नहीं टिकेगा। यहां होगा तो बड़े भाई बहनों को समस्या पैदा करेगा, साथ साथ लाभ में पैदा करेगा समस्या। और अगर द्वादश भाव में बन जाए तो खर्च ही खर्च बना रहेगा, हमेशा मन में अशांति रहेगी। तो इस प्रकार से राहु भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग प्रभाव चंद्रमा के साथ बैठकर ग्रहण योग बनाता हुआ देगा। अब यहां हमें यह ध्यान रखना है कि राहु यदि शुभ हुआ और चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है और दोनों इकट्ठे हो गए और ये
बहुत निकट स्थिति में ना हो तो ऐसा ग्रहण योग आपको गूढ़ विद्याओं में पारंगत कर सकता है। कुछ लोगों में ऐसी विपरीत स्थिति देखी गई है। इसी तरह से यदि केतु हो तो आध्यात्मिक स्थिति में बहुत जबरदस्त गहराई तक ले जा सकता है आपको। लेकिन दोनों के पास बल होना चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होनी चाहिए। तो देखने में तो वो भी ग्रहण योग की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां ग्रहण योग का बहुत कुप्रभाव दिखाई नहीं देता है। अगर बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखे तो आप समझिए कि वो अधिकतर दोषों का नाश करने में सक्षम होता है, किंतु ये दोनों बिल्कुल अगर नजदीक हुए तो फिर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो बात ये है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, चंद्रमा से ग्रहण योग है, तो क्या किया जाए? राहु की स्वामिनी देवी दुर्गा होती है। माता दुर्गा की उपासना करने से इसमें संघर्ष में कमी आएगी, उन्नति थोड़ी ठीक होगी, प्रवृत्ति आपकी जो है वो अच्छे मार्ग में लगेगी। चंद्रमा और राहु दोनों शांत होते हैं भगवान शिव की पूजा करने से। पूर्णिमा के चंद्रमा की पूजा उपासना करने से, उसको अर्घ्य देने से, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन करने से, चंद्रमा को बढ़ते हुए देखने से और चंद्रमा की बलि वस्तुएं जैसे कि चांदी आदि को धारण करने से, मोती आदि को धारण करने से, यदि चंद्रमा विपरीत स्थिति में ना हो तो आपको इससे लाभ होगा। माता की प्रसन्नता जब रहे तो इससे भी आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर, शिव पूजा राहु और चंद्रमा दोनों के अशुभ फल को शांत करती है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की निरंतर पूजा आपको बहुत लाभ दे सकती है। तो आशा है आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।